एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने मेडिएवल हिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और जिसमें हमने सल्तनत काल और पैगंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम मुग़ल वंश को पढ़ेंगे, पूरा मुग़ल काल आज कंप्लीट कर लेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल काल में पहला क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो दौलत खान ने दिया था निमंत्रण। दौलत खान कौन था? तो पंजाब का सूबेदार था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क थे। तो इसको भी याद रखना है। मुगल शासक कौन थे? चगताई तुर्क थे। किसने बाबर को सहरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सैबानी खान ने बाबर को सहरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। इसको भी याद रखना है। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 27 अप्रैल 1526 को अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। इसको याद रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और किस वजह से उसको विजय मिली थी बाबर को? तो सैन्य कुशलता के कारण उन्हें जीत मिली थी। प्रथम बार तोपों का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। तो पूछता है प्रथम बार तोपों का उपयोग किस में हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। खानवा के युद्ध हमने पहले भी पढ़ा है, 1527 में हुआ है। जिहाद की घोषणा की बाबर ने इस युद्ध के बाद राणा सांगा को हराया था। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो पूछता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध विजय के बाद धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने बादशाह की पदवी धारण की, काबुल में धारण की थी। तो पहले हमने गाजी देखी है, बादशाह देखी है, और अब बादशाह का है। तो बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का उन्होंने उल्लेख किया है हिंदू राज्य का। पूछता है तो बाबरनामा में बाबर ने हिंदू राज्य का जिक्र किया है, मेवाड़ का। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो बाबर के, क्योंकि बाबर ने बहुत बार युद्ध लड़ा तब जाके वो भारत में सफल हो पाया था। तो धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा बाबर के जीवन से मिलती है हमें। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर वाकी ने करवाया था, जो कि बाबर का एक सेना नायक था। तो याद रखना, बाबर ने नहीं कराया था, मीर वाकी ने कराया था बाबर मस्जिद का निर्माण। तो जो क्या बाबरी तुर्की में बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा, जिसका फारसी में बाद में अनुवाद किया गया था, तो उसका अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, जो अकबर के 8 रत्नों में से एक थे। तो तुझ के बाबरी बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में। बाद में फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था बाबरनामा के नाम से, जिसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो याद रखना, फारसी थी। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी। हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम पहले इसको देखते हैं। अब बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा यहाँ से, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। बाबरनामा, बाबर का जो जन्म नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, और हुमायूं का नसीरुद्दीन मोहम्मद, अकबर आजम का जलाउद्दीन मोहम्मद, जहांगीर का नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, शाहजहां आजम का जन्म का नाम क्या था? तो शहाबुद्दीन अहमद, आलमगीर का मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। तो औरंगजेब का पूछता है तो औरंगजेब का नाम आलमगीर पड़ा था बाद में। तो ये सारा याद रखना है। जो ये उत्तरकालीन मुगल शासक है, इनका कालक्रम बहुत पूछता है, तो एकदम पूरा आपको रटना पड़ेगा। ये कम से कम है 10 नाम, तो तभी आप वो देते हैं बना के क्वेश्चंस, कौन पहले आया कौन बाद में बना, तो हमें याद रखना पड़ेगा।
तो बहादुर शाह प्रथम पहला उत्तरकालीन मुगल शासक है। दूसरे पर जहांदार शाह है। तीसरे पर फर्रुखसियर है। चौथे पर रफ़ी उद दर्जत है। शाहजहां सेकंड है। उसके बाद मोहम्मद शाह है, मयूर सिंहासन पे बैठे थे ये। अहमद शाह बहादुर है। आलमगीर सेकंड है। शाह आलम सेकंड है। अकबर शाह सेकंड है और बहादुर शाह सेकंड है। बहादुर शाह द्वितीय भी हैं और इनका दूसरा नाम बहादुर शाह जफर भी है। तो इन सबको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, फर्रुखसियर को गणित कायर कहते हैं और मोहम्मद शाह जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, उसके बाद कोई भी नहीं बैठा मयूर सिंहासन पर। तख्ते ताउस भी कहते हैं मयूर सिंहासन को। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका कालक्रम एकदम याद रखना है, कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है। अकबर कालीन महत्वपूर्ण कार्य हैं, कुछ उनको भी देख लेते हैं। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1560 में बैरम खां का पतन हुआ। 1562 में हरम दल के प्रभाव की समाप्ति हुई तथा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना व राजधानी बनाया गया, फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा। 1573-74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई। तो मनसबदारी प्रथा पूछता है किसने आरंभ की थी, अकबर ने की थी। किस वजह से की थी, गुजरात विजय के बाद। तो इसको भी याद रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो अकबर काल में हुई थी। 1574 में दास प्रथा को प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। इबादत खाना में क्या होता था, सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खोला गया था और फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था इबादत खाना। 1583 में इलाही संबत की स्थापना की गई। प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है अकबर को। तो प्रबुद्ध निरंकुश किसको कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। और मुगल काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, मुगल काल से हमेशा क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो फैक्चुअल ही होते हैं, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। तो यूपीएससी वाले बच्चे भी बहुत आराम से कर सकते हैं और रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कामरान अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम देखते हैं। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। चारों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी डेट भी याद रखनी है। तो देवरा का युद्ध कब हुआ, 1532 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, 1540 में हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। तो चौसा का युद्ध 17 मई 1539 को हुआ। शेरशाह विजयी हुआ था चौसा के युद्ध में और हुमायूं की हार हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा ली, तो जौनपुर से शिक्षा ली थी। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की, तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला और उसके बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दोराह का युद्ध कब हुआ है, 1532 में हुआ है। डायरेक्टली पूछता है या मैच ऑफ द फॉलोइंग में डेट देते हैं, पूछ लेते हैं। तो युद्ध जितने भी हैं आपके नोट्स में हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो तो सारा याद रखना कि बहुत पूछता है, पीसीएस तो बहुत पूछता है। तो दोराह का युद्ध 1532 में। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया,
तो शेर शाह ने किया था। शुद्ध चांदी के सिक्के का आविष्कार भी शेर शाह ने ही किया था। सोने और तांबे के सिक्कों का प्रचलन भी शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? कालिंजर विजय के दौरान 1545 में हो गई थी। तो कालिंजर विजय भी 1545 में ही हुई थी और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। किला कोना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने कराया था। किला कोना मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, जबकि यह किला एक कोना एवं शेर मंडल भवन शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी याद रखना है, पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने कराया था और इसके अंदर जो किला कोना है और शेर मंडल भवन है उसका शेर शाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेर शाह ने की थी। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क बनवाई थी। तो शेर शाह ने बनवाई थी सड़क सड़क। और कहाँ बनवाई थी? पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक। इस्लाम शाह उत्तराधिकारी हुआ शेर शाह का। तो इस्लाम शाह का दूसरा नाम जलाल खान भी है। तो वो उत्तराधिकारी किसका था? शेर शाह सूरी का। अकबरकालीन घटनाएं देखते हैं। अकबर से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, देखना, याद हो जाए आपको। अकबर ने अप्रैल 1576 को मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। तो याद रखना है, अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया गया था और हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। तो याद रखना, अकबर की तरफ से मान सिंह था और राणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूर था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो कछवाहों से किए थे। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में रहते थे। तो याद रखना है, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए जाते थे। किसे अकबर ने स्वयं मारा? तो अदम खान को अकबर ने स्वयं मारा था। अदम खान कौन था? तो उनकी जो दाई माँ थी उनका पुत्र था अदम खान, महामंगा जिसे कहते हैं। पीसीएस में पूछा भी गया है लास्ट ईयर। राजपूताना ने निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम की वजह से अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो मनसबदारी पर आधारित थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था, सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था कि अकबर के शासनकाल में। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सैन्य विभाग मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था और सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। शेर शाह से रिलेटेड देखते हैं। शेर शाह का कार्यकाल 1540 से 1545 के बीच रहा था। जब्ती प्रणाली भू राजस्व वसूली के लिए बनाई गई थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर ने इसको बनाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। मालगुजारी सुधार भी किया था टोडरमल ने। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो भू राजस्व से संबंधित थी और किसने बनाई थी? टोडरमल ने निर्मित की थी। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया था। अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था दीन-ए-इलाही के माध्यम से। इबादत खाना अकबर ने
धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श हेतु सभी धर्मों के लोगों के लिए खोला था। तो इबादत खाना और दीन इलाही, इनको भी याद रखना। शान फतेहपुर किसे कहते हैं? तो जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहते हैं। अकबरी महल कहाँ स्थित है? तो अकबरी महल अकबर के आगरा के किले में स्थित है। अकबरी महल आगरा के किले में। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। तो याद रखना, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, ये सारे महल सब फतेहपुर सीकरी में हैं। सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो अकबर ने प्रतिपादित किया था। सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना सुलह कुल के सिद्धांत में कहा गया था। सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति भी कहते हैं सुलह कुल को, तो याद रखना है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। 1580 में जौनपुर के धर्मगुरु या कागजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो इसको भी याद रखना है, धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी के कहने पर अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद। किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने किए थे शिक्षा संबंधी सुधार। अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद और मुर्शिदाबाद थे। तो याद रखना है, अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे अकबर के काल में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। जहांगीरी महल स्थित है तो आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में स्थित है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, तो इनको याद रखना है कि दिल्ली का लाल किला है जो उसे शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन अकबर का लाहौर का, इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये याद रखना है। बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो काबुल, जहांगीर का लाहौर में पाकिस्तान में है और बाबर का काबुल अफगानिस्तान में मकबरा है। तो भारत से बाहर इन दोनों के मकबरे बनाए गए हैं। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था फैजी के निर्देशन में। तो याद रखना है, महाभारत को रजनामा कहते हैं फारसी में, और फैजी के निर्देशन में नकीब खान, बदायूनी और फैजियात विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से इसका रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया महाभारत का। तो इनके नाम भी याद रखने हैं, ऑप्शन में दिए रहते हैं कि कौन कौन इससे संबंधित हैं। तो नकीब खान, बदायूनी और फैजी रजनामा का अनुवाद किया। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूं ने किया है। तो रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने अकेले किया है। फैजी ने लीलावती का किया है अनुवाद फारसी में, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। तो इन तीनों चारों को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। लीलावती फैजी, अबुल फजल कालिया दमन, रामायण का बदायूनी और रजनामा का नकीब खान, बदायूं फैजी ने सम्मिलित रूप से किया है। सम्राट अशोक द्वारा निम्न में से जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने सम्राट अशोक ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वह कौन था? तो हरिविजय सूरी था। तो कौन था हरिविजय सूरी? एक जैन साधु था, अकबर के दरबार में रहा था कुछ दिनों तक और उसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा।
मुगल का सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दसवंत है। तो याद रखना अकबर के काल में यह चित्रकार था। कौन? दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक कौन था? तो अकबर था। भारत में किसका शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के काल में, जब अकबर शासन कर रहा था भारत में, उस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो पूछता है कि, तो इसको याद रखना है। जिस जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो अबुल फजल है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ये भी याद रखना है, अकबर के दरबार में आया था पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच है। और कहाँ कहाँ गया था? तो फतेहपुर और आगरा में गया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल सम्राट में कब मिलाया था? तो 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था अकबर ने। जहांगीर का कार्यकाल देखते हैं तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के कार्यकाल में हुई थी। चित्तौड़ की संधि कब की गई है? 1615 में की गई है, मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। और हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था इंडिया। तुर्क और फारसी जानता था। जहांगीर ने उसे 400 की मनसबदारी दी थी। और हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच भारत में रहा था। जहांगीर ने थॉमस रॉ कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो थॉमस रॉ भी जहांगीर के कार्यकाल में आया था, अजमेर में मिला था जहांगीर से। कब आया था? 1615 में आया था। विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। तो हॉकिंस, थॉमस रॉ और फ्रांसिस्को पेलसर्ट ये सारे जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए थे। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो हमने पहले भी पढ़ा है, बाबर का अफगानिस्तान में है, काबुल में। जहांगीर का शहादरा लाहौर में है, पाकिस्तान में। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के कार्यकाल में पहुंची थी। जहांगीर के कार्यकाल में मुगल चित्रकला पराकाष्ठा पर थी। चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी। चित्रकारों में से नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो मंसूर को दी गई थी जहांगीर के द्वारा ही। और मंसूर पक्षियों का चित्रकार था, ये भी याद रखना है। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। अमतादुल्लाह का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमुद्दौला जो नूरजहां के पिता गयासुद्दीन बेगम की याद में बनवाया था नूरजहां ने आगरा में। न्याय की जंजीर किससे संबंधित है? तो जहांगीर से संबंधित है, याद रखना है। न्याय की जंजीर जहांगीर। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है तो दतिया में स्थित है। दतिया कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो गोविंदपुर मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखना। नूरजहां गुट का निर्माण नूरजहां ने किया था। और नूरजहां गुट के सदस्य थे अमतादुल्ला या गयास बैग, जो कि नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम नूरजहां की माता थी। और आसफ खां उसका भाई था। शहजादा खुर्रम बाद में जो शाहजहां बने थे, तो खुर्रम किसका नाम था? तो शाहजहां का नाम था। शाहजहां का कार्यकाल देखते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई थी इसके कार्यकाल में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। ईरान और मुगल के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कमिंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था।
कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो कलीम शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि भी थे कलीम, तो इनको याद रखना है। शाहजहां ने इन्हें राजकीय संरक्षण दिया था किसे? कविंद्राचार्य को। ये भी याद रखना है। राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। तो दिल्ली राजधानी बना था शाहजहां के कार्यकाल के दौरान। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था। शीर्षक क्या था? सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था दारा सिकोह के द्वारा, और शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने किन दी थी? तो दारा सिकोह को दी थी। तो ये भी याद रखना है, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई है। दारा सिकोह को दफनाया गया था, तो दिल्ली में दफनाया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा सिकोह था। दारा सिकोह कौन है? तो शाहजहां का पुत्र ही था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसको याद रखना है, A.L. श्रीवास्तव ने स्वर्ण युग कहा है शाहजहां के शासनकाल को। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किसने उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा को शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था उपहार में। मीर जुमला को मोहम्मद शहीद भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था। तो शाहजहां ने सिजदा को समाप्त किया था, जो कि एक ईरानी दरबारी रिवाज था, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? तो दक्कन का गवर्नर औरंगजेब रहा था शाहजहां के शासनकाल में। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी याद रखना है, मलिक अंबर को के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। औरंगजेब देखते हैं औरंगजेब के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से हुआ था। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह और शुजा के बाद औरंगजेब का तीसरा स्थान था, लेकिन उत्तराधिकारी शाह औरंगजेब हुआ। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि। धर्मत का युद्ध बहुत आता है, याद रखना है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, और किन के बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में। डेट भी याद रखनी है। ट्रेवर्नियर जो कि 13वीं शताब्दी में आया था, फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां के काल में यात्रा की थी। तो याद रखना है, ट्रेवर्नियर फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां के कार्यकाल में आया था, इसको भी याद रखना है। औरंगजेब के शासनकाल की कालक्रमानुसार घटनाएं देखते हैं। तो बनारस के पास शुजा को पराजित किया था फरवरी 1658 में। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 में। देवराय की लड़ाई 1659 में। यह भी पीसीएस में 2021 से 22 में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत पूछता है ये वाला। तो धर्मत का युद्ध याद रखना है 1658। सामूगढ़ की लड़ाई भी 1658, 29 मई 1658। देवराय की लड़ाई 1659। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, ये भी याद रखना है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के साथ संधि की गई थी, और 1665 में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी। तो जय सिंह कौन था? औरंगजेब का सेनापति था,
और शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1665 में। डेट भी याद रखनी है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुन्नी धर्म को मानता था और कट्टर मुसलमान था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहते थे। कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका स्वयं पर अभ्यास भी करता था, तो इसलिए भी जिंदा पीर कहते हैं। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के शासन काल में आया। एंटोनियो एंटोनियो मोंसेराट अकबर के काल में आया था। तो पीटर मुंडी याद रखना है, शाहजहां के कार्यकाल में आया था, अंग्रेज यात्री था। एंटोनियो भी अंग्रेज यात्री था, अकबर के काल में आया था, तो ये याद रखना है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को विजय प्राप्त की थी औरंगजेब ने। बीजापुर पर 1686 में की थी और गोलकुंडा में 1687 में की थी। गोलकुंडा का शासक उस वक्त कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। सर्वप्रथम औरंगजेब ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये भी याद रखना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष सर्वप्रथम औरंगजेब के कार्यकाल में ही हुआ है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक से हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के कार्यकाल में हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे। जजिया पुनः लगाया गया 1679 में औरंगजेब के द्वारा, जिसे अकबर ने समाप्त किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। तो औरंगजेब ने एक जिहाद का चलाया था जिसे दारुल इस्लाम कहते थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को की थी। जहां आरा कौन थी? तो औरंगजेब की पुत्री थी, तो उन्हें साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। संत रामदास समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे संत रामदास, तो याद रखना है संत रामदास समकालीन औरंगजेब के। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, तो इसे भी याद रखना है, औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम। आगरे की मस्जिद आगरा में है, बाबर के शासन काल में बनी थी। बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, बाबर शासक थे उस वक्त। जामा मस्जिद संभल वाली जो है जामा मस्जिद, उसको बाबर ने बनवाया था। और जामा मस्जिद आगरा में जो फतेहपुर सीकरी में जो उसे अकबर ने बनवाया था, और जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाया था, तो तीनों का याद रखना। दीन पनाह नगर दिल्ली में है, हुमायूं ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली में है, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किला कुहना दिल्ली में जो है उसे शेर शाह सूरी ने बनवाया है। आगरा का किला आगरा में जो है उसे अकबर ने बनवाया है। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है, उसे अकबर ने बनवाया है। दीवाने खास दीवाने आम बुलंद दरवाजा इस्लाम शाह का मकबरा पंचमहल, ये सारे फतेहपुर सीकरी में है और सबको अकबर ने बनवाया है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी वाली को अकबर ने बनवाया है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में ही था, अकबर ने बनवाया है। जो मैं बोल रही हूँ उनको याद रखना, पूछता रहता है एग्जाम में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थापित है और इसे जहांगीर ने बनवाया था। एमतादुल्ला का मकबरा जो कि आगरा में है उसे नूरजहां ने बनवाया था। एमतादुल्ला उसके पिता थे तो उसने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, पाकिस्तान में, नूरजहां ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, उसे हाजी बेगम ने बनवाया था, उनकी पत्नी थी। जामा मस्जिद दिल्ली में जो है उसे शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में जो है उसे शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसे औरंगजेब ने बनवाया है, तो याद रखना मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली और औरंगजेब से संबंधित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था। नौलखा महल लाहौर में है, शाहजहां ने बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। तुजुक बाबरी बाबर ने लिखी है तुर्की भाषा में, फारसी में बाबर नामा लिखी गई है अब्दुल रहीम के द्वारा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, उनकी बहन थी। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, तो इनको याद रखना है, आईने अकबरी और तबकात अकबरी। तुजुक जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, तुजुक जहांगीरी। शाहजहांनामा इनायत खाना
इनायत खान ने लिखा है शाहजहांनामा, इसको भी याद रखना है। शाहजहांनामा इनायत खान। आलम में सहेल मोहम्मद सलेह। आलमगीरनामा काजिम सिराजी। तो इनको याद रखना है। आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं, पूछता रहता है एग्जाम में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी और एक जगह लिखी हुई हैं, तो आप याद रख सकते हैं इनको। महाभारत का संस्कृति में अनुवाद जो है उसका रजनामा नाम से हमने पहले भी पढ़ा है कि रजनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है। नकी खां बदायूं ने अबुल फजल के द्वारा। रामायण का बदायूं ने किया है फारसी में अनुवाद। अथर्ववेद का बदायूनी ने किया है फारसी में अनुवाद, और इसको हाजी इब्राहिम सरिंदी ने पूर्ण किया था अथर्ववेद को। लीलावती को फैजी ने लिखा है फारसी भाषा में। राज तरंगिणी जो कि अलकनर द्वारा लिखी गई है, शाह मोहम्मद सहवादी ने इसका फारसी में अनुवाद किया, तो इसको भी याद रखना है। हरिवंश मौलाना शेरी द्वारा। 50 उपनिषद, भागवत गीता व योग वशिष्ठ, दारा शिकोह ने इसका अनुवाद किया है फारसी में, तो इनको भी याद रखना है। मुगल काल के चित्रकार हुमायूं के समय के चित्रकार थे अब्दुस्मत और मीर सैयद अली और बेहजात। अकबर के समय के चित्रकार थे यशवंत, बशावन, महेश, लाल मुकुंद, अबुदस्मत, सावलदास। अबुस्मत अकबर और हुमायूं दोनों के कार्यकाल में चित्रकार थे, तो इसको भी याद रखना है। जहांगीर के समय में चित्रकार को याद रखना है मंसूर। पक्षियों का चित्रकार था अबुल हसन आगा रजा, तो इन सब का नाम याद रखना है। फारूक बेग आदि थे जहांगीर के समय। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, तो लोक आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था, तो इसको याद रखना है। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब किसे कहते थे? लोक आचरण अधिकारी को। मुगल प्रशासन से संबंधित कुछ फैक्ट है, उनको देखते हैं। परगना, सरकार, सूबा। तो सबसे बड़ा क्या था? सूबा होता है, फिर सरकार, फिर परगना। तो परगना सबसे छोटा है, सरकार जिसे जिला कहते हैं, सूबा आज के टाइम में प्रांत कहते हैं। तो ये यूपीएससी ने भी डायरेक्टली पूछा था कि परगना, सरकार, सूबा। 2021 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये घटना चक्र में बहुत पहले से ही स्टेट पीसीएस में बहुत पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीएससी भी पूछता है। इस बार के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो घटना चक्र से मिले हैं, जो यूपीएससी के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। किससे? मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो मनूची को किया गया था। तो चिकित्सक याद रखना है, मनूची थे। कब थे? मुगल सेना के दौरान। सैन्य विभाग मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण करता था, इसको भी याद रखना है। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। तो पूछता है मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास किसने निषिद्ध किया था ना? तो अकबर ने किया था, आचरण को शुद्ध करने के लिए। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था, इसको भी याद रखना है। तंबाकू के प्रयोग पर निषेध जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। सयूर गलबी जिसे कहते हैं मदर ए मास को, तो इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनमुक्त भूमि। तो जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी विद्वानों को, उसको सयूरगुल या मदद ए मास कहते थे मुगल काल के दौरान। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। और ज़्यादातर प्राचीन भारत में जो भी था आय का स्रोत मुख्य भू राजस्व ही था, जिसे माल भी कहते थे, याद रखना है। चकला, मुगल काल में चकला शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? तो सूबा परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानांतर नहीं था। सरकार जो जिला जिसे कहते हैं उसके समानांतर भी नहीं था, लेकिन सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, तो इसको याद रखना है चकला। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को मिलाकर एक नई इकाई चकला का निर्माण किया गया था, तो ये याद रखना है। चकला कब आई थी? तो शाहजहां ने इसके लिए अपने कार्यकाल के दौरान बनाया था।
मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था। तो इसको याद रखना है, मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह ही निर्धारित करता था। अधिकारी देखते हैं मुगल काल के। दीवान तन जागीर और वेतन को देखता था। मुस्ताफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए। वकिया नवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए। तो डायरेक्ट पूछता है और यूपीएससी भी पूछता है, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एकदम रट लेना है। दीवान तन जागीर और वेतन, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण, मुशर्रिफ कार्यालय का संभालना, वकिया नवीस प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करना। दीवान देखते हैं तो अकबर काल में दीवान थे मुजफ्फर खान। जहांगीर के काल में गियास बेगम, इम्दादुल्ला जो नूर सुल्तान के पिता थे वो थे। शाहजहां के दौरान सादुल्ला खां, औरंगजेब के खान असद खान दीवान थे। डायरेक्टली पूछता है या चारों को रखना है। अकबर के काल में दीवान मुजफ्फर, जहांगीर के गयास बेग, शाहजहां के सादुल्ला और औरंगजेब के काल में असद खान दीवान थे। राम सीता की आकृति और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने चलाए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, चांदी का रुपया। तो तांबे का सिक्का याद रखना है, दाम, चांदी का सिक्का, रुपया। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो बाबर ने चलाया था। चांदी और तांबे के को मिलाकर चलाया गया था शाहरुख जिसे कहते थे। शाहरुख को चांदी का सिक्का और चांदी और तांबे दोनों के सिक्के चलाए थे बाबर ने। तो शाहरुख चांदी का सिक्का कहलाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का एक तरीका था। तो बटाई अभी भी हम यूज करते हैं लगान निर्धारण के लिए, तो याद रखना है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल्की संख्या। अकबर के काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सी भू राजस्व वसूली की प्रचलित आधार थी? तो हल्की संख्या। किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? सिहाव नहर अकबर ने। तो फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित किया था, एक नहर थी, तो सिहाव नहर जिसका नाम था अकबर ने। मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो पूछता है कौन से मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने ली थी, इसको भी याद रखना है। मुगलकालीन संगीत और चित्रकला को देखते हैं। तो मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, चित्रकला, ये सारे मुगल चित्रकला से संबंधित विषय होते थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने बनवाए। मुगल काल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था। तो इसको भी याद रखना है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन। तो इसमें क्या था? हुमायूं के काल में चित्रित होना शुरू हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ दास्तान अमीर हमजा, इसको याद रखना है। 2 दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार थे किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और अकाब रिजा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ये भी याद रखना है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को दिया था। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर जोर दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर जोर दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर जोर दिया था? तो जहांगीर ने दिया था।
पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से, और चित्रकला की एक शैली है। एक संगीत बाग बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो बीड़ा बजाने में औरंगजेब ने दक्षता हासिल की थी। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग तोड़ी राग कहते हैं उसे, जो प्रातःकाल में गाया जाता है। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास को प्रशिक्षण प्रदान किया था। तो पूछता है स्वामी हरिदास से किसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया था संगीत से। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। पूछता है तानसेन जो अकबर के दरबार में रहते थे, उनका मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। तो अकबर ने नहीं दी थी, ग्वालियर के राजा ने दी थी। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे? तो तानसेन और हरिदास अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। बिलाग खां संगीतज्ञ थे शासनकाल में जहांगीर के। राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण दिया था अकबर से पहले। मालगुजारी संगीत के रागों में से एक राग है जिसका सृजन राजा मान सिंह तोमर ने किया था। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहते थे, याद रखना है, मंत्रिपरिषद विजारत। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मापदा या देही कहते थे। मापदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहते थे। तो नागला छोटा हुआ और मापदा बड़ी इकाई हो गई। तो मापदा, देही और नागला याद रखना है, प्रशासन की छोटी इकाइयाँ थी। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम, उसके बाद नागला और फिर मापदा। तो इनको याद रखना है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो पूछता है ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूलना उसका कार्य था। तो अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। मुगल काल में रुपए की ढुलाई सर्वाधिक औरंगजेब के काल में हुई है। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया है। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। तो सबसे बड़ा सिक्का सोने का संसब, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। मुगल कालीन साहित्य देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। पूछता है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? लेडेन और रस्किन के द्वारा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है जिसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो महामंगा के द्वारा स्थापित किया है मदरसे बेगम। महामंगा कौन थी? तो अकबर की दाई माँ थी। तो इनको याद रखना है। दिल्ली में है मदरसा ए बेगम। हितोपदेशी का फारसी अनुवाद किसने किया है? ताजुल माली ने किया है। इसको याद रखना है। हितोपदेशी का फारसी अनुवाद ताजुल माली। मुल्ला दाऊद, चंदायन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये सब याद रखना है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है। दामोदर कवि ने राग विभोद। सोमनाथ ने पद्मावती कथक। अमीर खुसरो ने आशिका। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा इनायत खान। तुगलकनामा मीर खुसरो। रेहला इबन बतूता। आइन अकबरी अबुल फजल। मासिर आलमगीरी मुस्तैद खां। तो इन सबको याद रखना है। सोमनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावती। शाहनामा याद रखना है। शाहजहांनामा इनायत खान। रेहला इबन बतूता, इन सबको याद रखना है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ये भी पूछता है, सबको ही याद रखना है। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के काल में निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया है। तो पूछता है कि योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा किया गया अकबर के काल के दौरान। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, इसको याद रखना है।
अबुल फजल ने अकबरनामा पूरा किया 7 वर्षों में। पूछता है तो याद रखना। नस्ता लीफ एक फारसी लिपि है, तो नस्ता लीफ को याद रखना है, एक फारसी लिपि। रामचंद्र का रसिक प्रिया केशव ने लिखी है, तो इसको याद रखना है। रामचंद्र का रसिक प्रिया केशव द्वारा लिखी गई है। भीमसेन कायस्थ ने तारीख दिलकुशा लिखी। चंद्रवान ने चहार चमन लिखी। ईश्वर दास नागर ने फुतुहात आलमगीरी लिखी। सुजान राय ने भंडारी ने खुलासत उत्ता तवारीख लिखी है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान हमने अभी पढ़ा। बाबुल मक्का सूरत में है, तो बाबुल मक्का याद रखना सूरत में। मुगल काल में जिस मदरसे में ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी, तो लखनऊ में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे थे, व्यापारी कहलाते थे, अभी भी उनको व्यापारी कहते हैं। भारतीय व्यापारी जहाज़ों पर मोल्लिम एक कर्मचारी था, तो भारतीय व्यापारी जहाज़ों पर मोल्लिम नामक एक कर्मचारी रहते थे, इसको याद रखना है। मुस्लिम न्याय शास्त्र में की पढ़ाई में विशिष्टता लखनऊ में जो मदरसा था उसने हासिल की थी, तो इसको इन सबको याद रखना है। और जितने भी ये सारे ऊपर का तारीख दुलकुशा है, चार चमन है, सबको याद रखना है, बहुत पूछता है ये। तो आज हमने मुगल काल कंप्लीट कर लिया है, अब थोड़ा ही शेष बचा है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।